नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं आज आपको वो बता देता हूं। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल सब लोग पूछ रहे हैं, इसको लेकर सस्पेंस है। और एक भयंकर कैश कांड हुआ है जिसमें कांग्रेस सांसद के घर से 200 करोड़ मिलने की बात है। दो बड़ी खबरों पर आज दो बड़े खुलासे लेकर आया हूं। ना बालकनाथ ना वसुंधरा, राजस्थान सीएम की रेस में कौन सबसे आगे चल रहा है अचानक से, आज उसके बारे में आपको बड़ी खबर बताने वाला हूं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम बनेगा, लेकिन वो शिवराज सिंह चौहान नहीं होंगे क्या, आज इसके बारे में बात होगी। जिस कांग्रेस सांसद के यहां 200 करोड़ रुपए मिले, उसका राहुल से क्या कनेक्शन है। 9 अलमारियां, नोटों का पहाड़, वो वीडियो जो आपने अब तक नहीं देखा वो भी आपके लिए लेकर आया हूं। बुलेट ट्रेन आने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। जबरदस्त तस्वीर आई है, आज आपको दिखाऊंगा, आपका दिल गदगद हो जाएगा। इसके बाद हत्या से पहले राजपूत नेता गोगामेडी को किसका फोन आया था, उस फोन कॉल की बात होगी। सुखदेव गोगामेडी की मौत की असल वजह और नए किरदार का चैप्टर लेकर आया हूं। और आखिर में पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की सेल्फी वाले फोन में क्या राज छिपा है, आज आपको वो भी बताऊंगा। और सबसे अंत में अनसुना किस्सा, घर छोड़कर अचानक गोरखपुर क्यों पहुंच गए थे योगी आदित्यनाथ, आज इसका अनसुना किस्सा बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक दरोगा की लापरवाही से एक महिला की जान पर बनाई। असल में वो महिला अपने पासपोर्ट के वेरिफिकेशन के लिए थाने पहुंची थी। थाने में खड़े दरोगा अपनी सरकारी पिस्तौल को चेक कर रहे थे। इतने में अचानक पिस्तौल से गोली चल गई और उस महिला के सिर के पिछले हिस्से में लग गई। गोली लगते ही वो महिला वहीं गिर पड़ी। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि आरोपी दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया और घटना के बाद से दरोगा फरार है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज ग्रेटर नोएडा के दौरे पर पहुंचे। सीएम योगी ने गौतम बुद्ध नगर में चल रहे विकास के कामों की समीक्षा की और अधिकारियों और भूमाफियाओं, अपराधियों और ड्रग्स तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए अधिकारियों को। इससे पहले सीएम योगी नोएडा में बेनेट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम ने 44,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया का भी एक मूवमेंट चलना चाहिए, मतलब शादी हिंदुस्तान में करें। पीएम ने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए पहल करने की भी अपील की। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें बताऊंगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा और भयंकर कैश कांड, ये दो बड़ी खबरें, इस पर दो बड़े खुलासे करने वाला हूं। और सबसे पहले बात होगी कि न बाबा बालकनाथ न वसुंधरा, राजस्थान की मुख्यमंत्री की रेस में कौन सबसे आगे निकल गया है अचानक। बॉस, इस वक्त दो बड़ी खबरों पर गहरा राज है। एक सस्पेंस तो झारखंड में कांग्रेस सांसद के कैश कांड का है, जिसमें लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। इतना नोट बॉस जो देख रहा है ना, वो क्या बोल रहा है आपको पता है कि ऐसा एक अलमीरा नहीं, ऐसा एक छोटा सा इसका एक खाना भी मिल जाए तो मेरी 7 पुश्तें जो हैं वो खुश हो जाए। इतना नोट मिला है कांग्रेस सांसद के यहां से। अलमारियों में ठूस कर पैसा रखा हुआ था। पहली बार इस तरह से लोगों ने नोटों से भरी इतनी अलमारियां देखी। लेकिन इस खबर पर बड़ा खुलासा है। अभी आपने जो देखा है ये तो कुछ नहीं, अभी वो खुलासा करूंगा आपसे थोड़ी देर में, तो आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। दूसरा सस्पेंस मुख्यमंत्री के नामों को लेकर है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नया मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। आज हम सीएम के नाम पर भी बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। वो नाम आपको बताएंगे जिसने सीएम की रेस में चल रहे बाकी सभी नामों को पीछे छोड़ दिया है। कौन है ये किस्मत वाला जिसे सीएम की कुर्सी मिलने जा रही है, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। और थोड़ी देर में नोटों के बारे में भी पता चलेगा कि अलमारियों में बंद इतना पैसा असल में किसका पैसा है और वहां और क्या मिलने वाला है। जिस सांसद के ठिकाने से कैश मिला उसका राहुल गांधी से क्या कनेक्शन है। क्या यह कैश कांड 200-300 करोड़ का है या फिर आंकड़ा इससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि नोटों को गिनने में मशीनें फेल हो जा रही हैं। लेकिन नोट कांड पर खुलासा करने से पहले आज आपको पहले मुख्यमंत्रियों के बारे में बताता हूं कि मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है। पहले सीएम वाले सस्पेंस की बात करता हूं।
राजस्थान में सीएम की रेस में एक नया नाम सबसे आगे हो गया है और ये वो नाम है जिसके बारे में सूत्र दावा कर रहे हैं कि उसने वसुंधरा राजे को पीछे छोड़ दिया है। ये वो नाम है जिसके बारे में सूत्र दावा कर रहे हैं कि उसने बाबा बालकनाथ को पीछे कर दिया है। ये वो नाम है जिसने गजेंद्र शेखावत को भी पीछे छोड़ दिया है, कहा जा रहा है। वसुंधरा राजे के सीएम बनने की उम्मीद कम है। बाबा बालकनाथ और गजेंद्र शेखावत तो रेस में फिर भी बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल सूत्रों का दावा है कि एक और नेता है जो सीएम की रेस में सबको पीछे छोड़कर सबसे आगे हो गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताऊं, राजस्थान के सीएम की रेस में चौंकाने वाला नाम आ गया है अब आगे। और बड़ी खबर यह आ रही है कि सीएम की रेस में सबसे आगे किरोड़ी लाल मीणा चल रहे हैं। सूत्रों का दावा है वसुंधरा और बाबा बालकनाथ को रेस में उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। सीएम की रेस में नंबर 1 पर किरोड़ी लाल मीणा है, ये सूत्र बता रहे हैं। सवाई माधोपुर से एमएलए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, सवाई माधोपुर से जो विधायक हैं किरोड़ी लाल मीणा, उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। कल उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की थी। आज जो राजस्थान के पर्यवेक्षक बने हैं राजनाथ सिंह, उनसे उनकी मुलाकात हुई है। तो ये बड़ी खबर आ रही है और इस पर हमारे सहयोगी अमित कुमार भी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं और हम आपको किरोड़ी लाल मीणा के बारे में और विस्तार से बताएंगे कि क्यों उनका नाम आगे चल रहा है। लेकिन पहले चलते हैं अमित के पास। अमित, सूत्र दावा कर रहे हैं कि इस रेस में बाबा बालकनाथ, वसुंधरा राजे से भी आगे एक नाम अगर कोई चल रहा है तो वो है किरोड़ी लाल मीणा का। जी देखिए, मुझे लगता है सुशांत एक नई एंट्री है और एंट्री के साथ ही एक धमाकेदार एंट्री के तौर पे आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर पूरे किरोड़ी लाल मीणा के पूरे करियर को देखें तो अगर पिछले 5 साल के जब गहलोत सरकार थी तो उस दौरान सबसे एक्टिव नजर आए, सबसे उम्रदराज है, सबसे सीनियर नेताओं में से हैं, लेकिन सबसे एक्टिव अगर कोई नजर आए पिछले 5 साल में गहलोत सरकार के खिलाफ तो वो किरोड़ी लाल मीणा थे। मीणा समुदाय से आते हैं, एसटी हैं और सबसे बड़ी बात की जो अगर आप कहें तो आज जितने भी सीनियर नेता हैं उनमें इनकी एक अलग पहचान एक जुझारू नेता के तौर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद करते हैं। पिछले जो पार्लियामेंट सेशन था उसमें सांसदों की बैठक जो हुई थी, खास करके जो राजस्थान सांसदों की, उसमें बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किरोड़ी लाल मीणा की तारीफ करते हुए कहा था कि इस उम्र में भी पिछले 5 सालों से जमीनी लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो वो सिर्फ और सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा है। उनसे सीखनी चाहिए कि अगर आप विपक्ष में है तो विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अगर नेताओं को दिखना चाहिए तो वो सिर्फ किरोड़ी लाल मीणा थे। इसके अलावा अगर आप देखिए तो वहां पर एक वो ऐसा चेहरा है, कहेंगे तीनों राज्यों में एक ट्राइबल फेस के तौर पर भी अगर किसी को बढ़ाना है तो उसमें किरोड़ी लाल मीणा हो सकते हैं। और इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा की बात अगर करें तो दूसरे नेता चाहे अमित शाह हो, प्रधानमंत्री मोदी हो, सबकी पसंद है। तो ये एक वजह है जिसकी वजह से, और उनके खिलाफ अगर आप देखिए तो बहुत ज्यादा वसुंधरा भी बहुत ज्यादा नहीं जाएंगी, सीनियर नेता है, हालांकि दोनों के बीच में टसल है। और दूसरे जो नेता है चाहे ओम बिरला की बात करिए, उनकी पसंद भी है वो कि उनका समर्थन भी देखिए अमित, हालांकि अभी भी जो बीजेपी का कल्चर रहा है उसमें आप फाइनली यही नाम होंगे ये कह नहीं सकते, लेकिन सूत्र दावा कर रहे हैं कि जो रेस अभी चल रही है जिसमें वसुंधरा भी हैं, जिसमें बाबा बालकनाथ भी हैं, जिसमें गजेंद्र शेखावत भी हैं, आपने थोड़ी देर पहले एक ब्रेकिंग दी कि बाबा बालकनाथ भी जो है वो जेपी नड्डा से मिले हैं, ये भी खबर आ रही है, लेकिन उस रेस में सबसे आगे कहा जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा का नाम इस वक्त चल रहा है। और राजस्थान के नए सीएम की रेस में नंबर 1 हो चुके किरोड़ी लाल मीणा हैं कौन, उनकी पूरी डिटेल आपको बताता हूं। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा जो है उनके बारे में आप सुनिए। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान में मीणा समुदाय के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और वो आरएसएस के स्वयंसेवक रहे हैं। इसलिए जो अमित बता रहे थे कि वो नरेंद्र मोदी को बहुत पसंद है उनका काम, वो तो है ही, लेकिन संघ की बैकिंग भी है उनको। किरोड़ी लाल मीणा 2 बार लोकसभा और 6 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 72 साल के किरोड़ी लाल मीणा का करीब 40 से 50 साल का सियासी करियर है। किरोड़ी लाल मीणा ने पहला चुनाव 1985 में जीता, फिर वो 2003 की वसुंधरा राजे सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। 2018 में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा के लिए भेजा था, इस बार उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया था। सवाई माधोपुर सीट से उन्होंने करीब 22,500 वोट से, जो कि किसी विधानसभा की लड़ाई में बड़ा मार्जिन है, 22,500 वोट के अंतर से चुनाव जीता था। और जैसा अमित हमारे सहयोगी अभी बता रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बहुत पसंद है। और आपको याद होगा जो लॉकर कांड हुआ था जयपुर में, लॉकर से भर भर के पैसा निकल रहा था, सोना निकल रहा था,
वो खुलासा भी किरोड़ी लाल मीणा ने किया था, आपको याद होगा। लेकिन क्यों किरोड़ी लाल मीणा अचानक रेस में सबसे आगे हो गए हैं? किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के मीणा समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसको समझिए समीकरण क्या बैठ रहा है। मीणा समुदाय शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग से आता है और राजस्थान में शेड्यूल्ड ट्राइब वर्ग की आबादी करीब 13.5% है। राजस्थान में मीणा समुदाय की खुद की आबादी करीब 6% है। राजस्थान में 13 सीटें ऐसी हैं जहां मीणा समुदाय प्रभावशाली नजर आता है। दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक ऐसे जिले हैं जहां कुल आबादी में 25% मीणा वोटर है। इसके अलावा जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ जिले की करीब 30 सीटें ऐसी हैं जहां पर भी मीणा समुदाय का कुछ प्रभाव है। मीणा समुदाय परंपरागत तौर पर कांग्रेस के साथ रहा है और साल 2018 में कांग्रेस ने मीणा वोटरों वाली 13 सीटों में से 10 सीटें जीती थी। तो अगर किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो यह बड़ा गेम चेंजर हो सकता है राजस्थान के लिहाज से। अगर किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाया गया तो यह कांग्रेस के उस फॉर्मूले को तोड़ने जैसा होगा जिस फॉर्मूले के तहत राजस्थान में कांग्रेस खुद को मजबूत करती रही है। आपको याद होगा पीएम ने कहा था कि अशोक गहलोत की सरकार राजस्थान में अब कभी नहीं लौटेगी और अगर कभी नहीं लौटना है, वहां का रिवाज बदलना है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो कांग्रेस का जो ये 3M का फॉर्मूला है राजस्थान में वो बीजेपी को तोड़ना होगा और ये तभी टूट सकता है जब किरोड़ी लाल मीणा मुख्यमंत्री बने। वो 3M क्या है? कांग्रेस का राजस्थान में जो 3M फॉर्मूला है वो क्या है आपको बताता हूं। 3M फॉर्मूला जो कांग्रेस राजस्थान में इस्तेमाल करती आई और उसको फायदा हुआ। एक M से होता है माली समुदाय के लोग आते हैं, दूसरा समुदाय जो कांग्रेस से जुड़ा रहा वो है मीणा समुदाय और तीसरा जो जुड़ा रहा वो है मुस्लिम वोटर। ये 3M फैक्टर हैं जो कि कांग्रेस से जुड़े रहे हैं। अब अगर इनको आप आबादी के हिसाब से देखिए, माली समुदाय की आबादी राजस्थान के अंदर 3% है। ये आपको राजस्थान का बता रहा हूं। राजस्थान में माली समुदाय 3%, मीणा समुदाय जिससे किरोड़ी लाल मीणा आते हैं इनकी आबादी करीब 7% और मुस्लिम आबादी करीब 9% है राजस्थान के अंदर। यानी अगर मीणा वोटर को तोड़ दिया जाए कांग्रेस से तो कांग्रेस को जो टोटल कोर वोट बैंक है उसमें करीब कितना नुकसान हो सकता है? कांग्रेस का नुकसान जो है वो कितना है आपको अंदाजा है? अगर मीणा वोटर उससे छिटक गया 30 से 35% जो है कांग्रेस को नुकसान हो जाएगा उसके कोर वोटर में और ये डेंट बीजेपी लगा सकती है अगर वो किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री बनाती है। इसका फायदा बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी होगा। अगर आप लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें कि लोकसभा में मीणा समुदाय की क्या भूमिका रहती है राजस्थान में, मीणा वोटर का जो प्रभाव है, अगर आप देखेंगे मीणा वोटर का प्रभाव, माफ कीजिएगा, इसका मीणा वोटर का प्रभाव देखिए। विधानसभा में 40 सीट ऐसी है जहां पर मीणा वोटर का प्रभाव है सीधा सीधा, बाकी इनडायरेक्टली भी है। और लोकसभा में राजस्थान की 10 सीट है जहां पर सीधा सीधा प्रभाव है किसका? मीणा समुदाय का। और किरोड़ी लाल मीणा सीनियर नेता हैं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को उनका काम पसंद है। वो और वसुंधरा राजे, हालांकि उनकी बनती नहीं लेकिन वसुंधरा राजे उनके खिलाफ बहुत ज्यादा नहीं जा पाएंगी ये भी माना जा रहा है। और साथ ही अनुभवी हैं, मेहनती हैं और इस चुनाव में जैसा अमित बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी को लगता था कि उन्होंने मेहनत भी की है और इसलिए माना जा रहा है, हमारे सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि किरोड़ी लाल मीणा का नाम राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर सबसे आगे चल रहा है। किरोड़ी लाल मीणा को लेकर दिलचस्प बात यह भी है कि वसुंधरा राजे से उनका 36 का आंकड़ा रहा है। वसुंधरा राजे और किरोड़ी लाल मीणा के बीच पुराना टकराव रहा है। वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे किरोड़ी लाल मीणा ने 2008 में बीजेपी से अलग होने का फैसला कर लिया था। 2013 के चुनाव में मीणा ने अपने उम्मीदवार उतारे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। बाद में अमित शाह की पहल से किरोड़ी लाल मीणा की बीजेपी में घर वापसी हुई। 2018 में किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर दिया। बाद में बीजेपी ने किरोड़ी लाल मीणा को राज्यसभा भी भेज दिया था और अब वो विधायक बन गए हैं चुनाव जीतकर। किरोड़ी लाल मीणा ने हाल फिलहाल में सीएम के चेहरे को लेकर जो बयान दिए हैं उससे भी कई संकेत मिलते हैं। आप सुनिए उनके कुछ पुराने बयान। बिल्कुल यही मिलेगा, कोई नाम कयास कहीं काम नहीं करेगा। वो तो जो उनके दृष्टि में परिश्रमी, मेहनती, ईमानदार
और 2024 के चुनाव में कामयाबी दिलाए, 25 की 25 सीट लाए, ऐसा कैंडिडेट हम कर लाएंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया दूसरी तरफ डिनर होस्ट कर रही हैं, तमाम एमएलए को बुलाया गया है। डिनर तो कोई करा सकता है, ये तो उन्होंने बुलाया होगा जो कार्यकर्ता हैं, जो एमएलए हैं, उनको खाना खिलाया। तो वही जाने वही जवाब दे सकते हैं। मैंने तो खाना नहीं खिलाया। अच्छा, आपका नाम तो कहीं भी चर्चा में नहीं है। यानी किरोड़ी लाल मीणा कह रहे थे कि जो मेहनती है, जो मेहनत करता है, बीजेपी को मजबूत कर सकता है, वही मुख्यमंत्री बनेगा। इस नए डेवलपमेंट के बाद राजस्थान में वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने के चांस और भी कम बताए जाने लगे। वसुंधरा राजे ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश तो की, लेकिन बाद में उनके तेवर नरम पड़ गए। उन्हें अंदाजा लग गया कि ये तेवर दिखाने का बीजेपी में कोई फायदा नहीं। वसुंधरा राजे की कल की बॉडी लैंग्वेज आप देख लीजिए। कल जब वो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलकर निकली तो उनके चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन मुस्कान के पीछे भी कई गम होते हैं, क्योंकि इस मीटिंग के पहले माहौल यह था कि वसुंधरा राजे को इस मीटिंग के लिए टाइम मिलना मुश्किल हो रहा था। वसुंधरा राजे को कल शाम पहले 5 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करनी थी, लेकिन यह मुलाकात 3 घंटे लेट हुई। और सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि यह मुलाकात वसुंधरा राजे खुद करना चाहती थी, क्योंकि वो पार्टी को यह समझाना चाहती थी कि भाई वो जो डिनर कराया वो पार्टी के खिलाफ जाना मेरा मकसद नहीं था, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में नहीं कर रही, मतलब वो सफाई देने आई थी, ऐसा कहा जा रहा है। वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा के बीच 1 घंटे 20 मिनट चली इतनी लंबी बैठक का मतलब साफ है कि राजस्थान को लेकर पार्टी अध्यक्ष ने वसुंधरा राजे से गहन चर्चा की है। सूत्र बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स और विधायकों के डिनर को लेकर पार्टी अध्यक्ष के सामने अपना पक्ष रखा। वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा को सफाई दी कि उनका रिजॉर्ट वाले मामले से कोई लेना देना नहीं है और पूरे प्रकरण को गलत ढंग से पेश किया गया है। वसुंधरा राजे ने किसी तरह के शक्ति प्रदर्शन से भी इनकार किया। सूत्र बता रहे हैं कि वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा को भरोसा दिलाया कि वो पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हैं और कभी पार्टी लाइन के खिलाफ नहीं जा सकती हैं। इधर दिल्ली में वसुंधरा राजे और जेपी नड्डा की मुलाकात खत्म हुई। उधर राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी को भी दिल्ली बुला लिया गया। वो कल रात दिल्ली पहुंचे हैं। आज जेपी नड्डा के घर पर सीपी जोशी और राजनाथ सिंह से उनकी मुलाकात हुई है और राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया है। और इन्हीं राजनाथ सिंह से कहा जा रहा है कि आज किरोड़ी लाल मीणा की मुलाकात हुई है। रविवार को राजनाथ सिंह जयपुर जाने वाले हैं। संभव है कि जयपुर में रविवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है। राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाना भी बड़ा संदेश है, क्योंकि राजनाथ सिंह जब पहली बार बीजेपी अध्यक्ष बने थे तो वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री थी और उनका वसुंधरा राजे से पुराना तालमेल रहा है। 2020 में जब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने की संभावनाएं बन रही थी, तब भी वसुंधरा राजे सिंधिया ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी। ऐसे में अगर राजस्थान में नए चेहरे को सीएम बनाया जाना है तो वसुंधरा राजे को समझाने की बात अगर कोई कर सकता है तो वो राजनाथ सिंह से बेहतर कोई नहीं कर सकता। और इसलिए हो सकता है कि राजनाथ सिंह को भेजा गया होगा कि वसुंधरा को समझाइए, वहां कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है। राजनाथ सिंह को तो राजस्थान का मामला सेट करने के लिए भेज दिया गया। किरोड़ी लाल मीणा सबसे आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि बाबा बालकनाथ का नाम भी लिस्ट से अभी बाहर नहीं हुआ है, कुछ और नाम फिर भी चल रहे हैं, लेकिन रेस में आगे किरोड़ी लाल मीणा बताए जा रहे हैं। फाइनली उनका नाम होगा या नहीं, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। मध्य प्रदेश में क्या होगा, यह भी प्रश्न बड़ा हो गया। मध्य प्रदेश के लिए जो 3 पर्यवेक्षक भेजे गए, उनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का नाम है। इनको भी पर्यवेक्षक बनाया गया है मध्य प्रदेश के लिए। बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण को पर्यवेक्षक बनाया गया है और बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव आशा लकड़ा को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा रहा है। ये ऑब्जर्वर अब विधायकों से बात करेंगे, उनकी राय लेंगे मध्य प्रदेश में, फिर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को सौंपने वाले हैं और फिर नाम तय होगा। जिस तरह से पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उससे मध्य प्रदेश को लेकर ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में ओबीसी की बड़ी आबादी है और यह भी सच है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के पिछले 3 मुख्यमंत्री ओबीसी ही रहे हैं। जैसे शिवराज सिंह चौहान, वो 16 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और वो ओबीसी हैं। शिवराज सिंह चौहान से पहले 2004-05 में बाबूलाल गौड़ सीएम थे, वो भी ओबीसी थे। उससे पहले 2003-04 में उमा भारती मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश में, वो भी ओबीसी हैं। यानी मध्य प्रदेश में बीजेपी का ओबीसी मुख्यमंत्री बनाने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर बीजेपी को एमपी में ओबीसी मुख्यमंत्री ही बनाना है तो वो शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना देती? क्यों शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी बदलना चाहेगी? इसकी वजह यह बताई जा रही है
कि शिवराज सिंह चौहान 2005 से मुख्यमंत्री ऑलरेडी हैं और सीएम के तौर पर उनके 4 कार्यकाल हो चुके हैं। यानी बीच में एक आधा साल छोड़ दिया जाए तो 17-18 साल से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे। 17-18 साल लंबा वक्त होता है और इसके बाद लोग नया चेहरा ढूंढने लगते हैं, बदलाव देखना चाहते हैं, ऊब जाते हैं, कई बार ऐसा कहा जाता है। और इसीलिए आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश चुनाव में शिवराज सिंह चौहान का प्रोजेक्ट नहीं किया गया चेहरा। 2018 के चुनाव में बीजेपी मध्य प्रदेश में हार गई थी, तब शिवराज सिंह चौहान ही चेहरा थे। यही वजह है कि इस बार एमपी में शिवराज सिंह चौहान को चेहरा बनाकर बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा। पूरा चुनाव बीजेपी ने पीएम मोदी के नाम, काम और मोदी की गारंटी पर लड़ा और बीजेपी को बम्पर जीत मिली। इसलिए माना जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के चांस बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि वोटर को यह नहीं लगना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट कर दिया और बाद में फिर वही देखिए शिवराज सिंह चौहान आ गए। थोड़ी देर में कैश कांड पर बड़ा खुलासा आने वाला है, यह भी ध्यान रखिएगा। इधर अगर बीजेपी शिवराज को मुख्यमंत्री नहीं बनाती है तो फिर दूसरा ओबीसी चेहरा कौन हो सकता है जिसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? इसमें भी कई नाम चल रहे हैं और एक नाम है प्रहलाद पटेल का। प्रहलाद पटेल लोधी समुदाय के ताकतवर ओबीसी नेता हैं, जिस समुदाय से उमा भारती आती हैं। उमा भारती की नाराजगी के बीच लोधी समाज को साधने में प्रहलाद पटेल को भेजा गया। प्रहलाद पटेल ने न सिर्फ अपनी सीट जीती बल्कि आसपास की बाकी सीटें भी जितवाई। नरसिंहपुर जिले में बीजेपी ने 4 सीटें जीती और कांग्रेस ने जीती हुई 3 सीटें गंवा दी। प्रहलाद पटेल के साथ अच्छी बात यह है कि वो केंद्रीय नेतृत्व के करीबी हैं। शिवराज के साथ भी उनका समीकरण ठीक है। प्रहलाद पटेल ने एबीवीपी से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और वो संघ की भी पसंद माने जाते हैं। लेकिन क्या सीएम वही बनेंगे या फिर कोई चौंकाने वाला ओबीसी चेहरा आएगा, यह अभी किसी को नहीं पता, क्योंकि इस बात को समझना होगा कि मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी ने अलग अलग इलाकों में सांसदों और मंत्रियों को इसलिए उतारा था कि लोगों को लगे कि उनके इलाके का नेता सीएम बन सकता है। इस रणनीति से बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ और बीजेपी को बंपर सीटें भी आई। वैसे तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खुद को ओबीसी मानते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद को ओबीसी बता भी चुके हैं। हालांकि इतिहास और आम धारणा में यह माना जाता है कि सिंधिया क्षत्रिय हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में सिंधिया ने खुद को कुर्मी भी बताया, जो ओबीसी में आते हैं। सिंधिया के बारे में यह भी नहीं भूलना चाहिए कि सीएम की कुर्सी को लेकर ही कांग्रेस में कमलनाथ से उनका टकराव हुआ था, जिसके बाद वो कांग्रेस से विधायक तोड़कर बीजेपी में आ गए थे। तब सिंधिया और बीजेपी के बीच क्या डील हुई थी, यह आज तक किसी को नहीं पता। फिलहाल तो सिंधिया केंद्र में मंत्री है। अब जब बीजेपी बंपर बहुमत से मध्य प्रदेश में चुनाव जीत गई है और शिवराज को सीएम न बनाए जाने की चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या नया चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हो सकते हैं? इसको लेकर भी अभी कुछ फाइनली नहीं कहा जा सकता। कुछ साल पहले सिंधिया ने कैसे खुद को कुर्मी बताया था, एक बार सिंधिया का वो पुराना बयान आपको याद दिला देता हूं। मेरी जात कुर्मी है, तो अगर उस जात की आप मराठा बहुत कम है पर कुर्मी जाति के लोग हैं। मेरी जात कुर्मी है, तो अगर उस जात की आप मराठा बहुत कम है पर कुर्मी जाति के लोग हैं। अब वो कुर्मी जाति से हैं और ओबीसी में आते हैं, अब क्या वो भी चेहरा हो सकते हैं? वक्त बताएगा। सीएम के नाम पर सस्पेंस के बीच शिवराज सिंह चौहान अजब गजब राजनीति कर रहे हैं। वो लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। कभी वो छिंदवाड़ा का दौरा कर रहे हैं, कभी श्योपुर जा रहे हैं। एमपी के राघोगढ़ में उन्होंने रैली कर दी। एमपी में 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने की बातें करने लगे। आज राघोगढ़ में शिवराज सिंह ने रोड शो किया। उस दौरान टाइम्स नाउ ने उन्हें सीएम के चेहरे को लेकर सवाल किया, तो सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा। देखो, हम तो विनम्र कार्यकर्ता, जनता के सेवक है। पार्टी ने काम दिया था, विधानसभा में अच्छा काम करके जीते। अब लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी हमने। सीएम कौन होगा अगला, कुछ जानकारी? पार्टी तय करेगी, जो भी। आज तक आपने पॉलिटिक्स में शायद ही कभी देखा होगा कि कोई नेता चुनाव जीतने के 2 दिन 1 दिन के अंदर इस तरह से रोड शो, इस तरह से मिलना, इस तरह से प्रचार में जुड़ जाए। अब शिवराज सिंह चौहान के मन में जो भी हो, लेकिन अगर पार्टी ने मन बना लिया है कि अब नए नेतृत्व को आगे लाना है, तो फिर पुराने नेतृत्व को रास्ता देना ही होगा, क्योंकि अब वो बीजेपी नहीं है जहां अड़ने से काम बनता है। ये बात वसुंधरा राजे भी समझती होंगी और शिवराज सिंह चौहान भी समझते होंगे। लेकिन एक सस्पेंस कि मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर जो बातें हमारे पास सूत्रों के हवाले से आ रही वो तो हमने आपको बता दिया। अब दूसरा सस्पेंस इस बात को लेकर है कि कांग्रेसी सांसद के घर से जो नोटों के बंडल मिल रहे हैं भर भर के, उसमें बड़ा खुलासा क्या हुआ है और वो नोट कहां तक जाते हैं। पाठशाला में अब दूसरी बड़ी खबर पर बड़े खुलासे का चैप्टर। जिस कांग्रेस सांसद के यहां 200 करोड़ के नोट मिले, राहुल गांधी से उस सांसद का क्या कनेक्शन है? 9 अलमारियां, नोटों का पहाड़, वो वीडियो जो आपने अब तक नहीं देखा, और इस खबर पर बड़ा खुलासा, अब इसका चैप्टर।
देश के इतिहास के सबसे बड़े कैश कांड का खुलासा हुआ है और यह कैश का पहाड़ मिला है कांग्रेस सांसद के ठिकानों से। इसी कैश कांड पर एक बार जरा तस्वीरें तो दिखाइए उस नोटों के, आप पहाड़ कह लीजिए जो कह लीजिए। बॉस जो देख रहा है वो हैरान है कि क्या ही है ये। लोगों के घर में 9 अलमीरे नहीं होते, यहां 9 अलमीरे हैं। लोगों के घर में एक आधे अलमीरे में इतना ठूस ठूस के कपड़ा नहीं होता जितना ठूस ठूस के यहां नोट भरा हुआ है। नोट भी इतना कोच कोच के भर दिए हैं कि नोट सांस नहीं ले पा रहा, उसको सांस नहीं आ रही, जगह नहीं मिल रही है। ऐसी हालत नोटों की हो रखी है और यह सब कांग्रेस सांसद के ठिकानों से मिला है। इस पर एक एक जानकारी आपको दूंगा, कुछ और विजुअल दिखाऊंगा, लेकिन इसी कैश कांड पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देता हूं। बड़ी खबर, कांग्रेस सांसद के कैश कांड में बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है। सूत्र दावा कर रहे हैं कि 200-300 करोड़ नहीं, 500 करोड़ से ज्यादा का मामला है। ये सूत्रों का दावा है कि 500 करोड़ से ज्यादा का कैश हो सकता है सांसद के ठिकानों पर और भी वो रिकवर होने वाला है। अलमारियों में बंद कैश 500 करोड़ से ज्यादा हो सकता है, सूत्र ये दावा कर रहे हैं। कैश का पहाड़ इतना बड़ा है कि इसे देखकर अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए हैं। इनकम टैक्स के नोट गिनने वाली मशीन बार बार गर्म हो जा रही है। इतना पैसा है बॉस, उससे धुआं फेंक दे रहा मशीन से। इतना कैश, 3 दिन से नोटों की गिनती चल रही है और बड़ी खबर, सूत्र दावा कर रहे हैं कि बॉस कहां 210 सुनकर आपके कान से धुआं फेंक रहा है। अभी तो यह आंकड़ा बढ़ेगा। नोटों की और अलमारियां, नोटों के और बंडल, और सूत्र दावा कर रहे हैं कि 500-700 करोड़ तक यह मामला जा सकता है। कांग्रेस सांसद के घर यह नोटों का अंबार 500 करोड़ के पार जा सकता है, यह सूत्र दावा कर रहे हैं। मतलब इनकम टैक्स के लोगों ने इतना पैसा कभी किसी जगह से रिकवर नहीं किया। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। आजादी के बाद इतना पैसा शायद ही कहीं से रिकवर हुआ हो। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस सांसद के ठिकानों पर नोटों से भरी अलमारियां देखकर लोग दंग रह गए। इतना कैश कभी एक साथ किसी ने देखा ही नहीं। और यह पैसा मिला झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर। 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिला है। 10, 20, 50 करोड़ होते तो फिर भी कोई सोचता। 200 करोड़ से ज्यादा कैश मिल गया और सूत्र कह रहे हैं कि भैया ये अभी 500, 600, 700 करोड़ तक जाएगा। इतना पैसा मिल रहा है और इसीलिए इसे नोटों का पहाड़ कहना गलत नहीं होगा। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर ये 200 करोड़ रुपए से ज्यादा अलमारियों में ठूस ठूस कर रखे गए। ये तस्वीरें देखिए, धीरज साहू का दफ्तर का कमरा और कमरे में रखी अलमारियां। इन्हीं अलमारियों में 500 रुपए की गड्डियां भरी हुई हैं। अलमारियों में कोने कोने में नोट ठूसा हुआ है। थोड़ी भी जगह बची है तो वहां नोट ठूस दिया है। जब आप जल्दी में अपना कपड़ा बदले और नई अलमारी में अपना टी शर्ट घुसा देते हैं, शर्ट घुसा देते हैं, सलवार कुर्ता घुसा देते हैं, साड़ी मोड़े और घुसा, यहां नोट घुसा दिया है भाई। और ये नोट रखने वाला अपने आप में आर्टिस्ट है। आप सोचिए, इतना नोट सजा सजा के रखना, बाप रे बाप। उसने सोचिए कितनी मेहनत की है। ये कैश इतना है कि अभी तक इसकी काउंटिंग पूरी नहीं हो पाई है। अभी तो कई कमरे खुलने बाकी हैं कहा जा रहा है। सोचिए जब काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो यह आंकड़ा जो कहा जा रहा है, सूत्र दावा कर रहे हैं कि 500-600 करोड़ तक जा सकता है। अलमारी में इतना कैश मिल रहा है कि इसे बैंक तक पहुंचाने के लिए वैन का सहारा लिया जा रहा है। वैन में नोटों के बैग और बोरे भर भर के बैंक तक पहुंचाना पड़ रहा है। ये देखिए, ये वैन है, इसमें नोट भर भर के ले जाया जा रहा है। इतना नोट मिल गया है। चुनावों के दौरान आयकर विभाग के छापेमारी के दौरान कई बार कैश बरामद होता है, लेकिन बॉस इतना कैश आज तक कभी बरामद नहीं हुआ। जिस कमरे में कैश रखा था उसे कैश कोठरी कहना पड़ेगा भाई। आपने काल कोठरी सुनी होगी, ये कैश कोठरी है। वो कोठरी जहां से कैश मिलने का सिलसिला ही खत्म नहीं हो रहा। अगर नोटों की गर्मी, जैसा कहते हैं ना कहावत में कि नोटों की गर्मी है, इस कमरे में जो जाता होगा तो झुलस जाता होगा। ऐसी हालत होगी अगर नोटों में सच में गर्मी होती। इतना नोट मिला है, बाप रे बाप। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू की कुंडली भी आगे खोलेंगे, लेकिन पहले यह देखिए कि धीरज साहू के ठिकानों से जो कैश मिला वो कैसे बढ़ता जा रहा है और उसे गिनने में कितनी दिक्कतें आ रही है। ये हैं साहब धीरज साहू। क्योंकि कैश की रकम छोटी मोटी नहीं बल्कि 200 करोड़ से भी ज्यादा है। दरअसल 6 दिसंबर को इनकम टैक्स विभाग ने रेड डाली थी। पहले दिन 50 करोड़ मिला यह कहा गया, फिर और रेड मारे तो दूसरे दिन 150 करोड़ मिल गया। अब यह आंकड़ा 200 करोड़ के पार जा चुका है।
कैश गिनने वाली मशीन कह रही है कि थोड़ा पानी पी लूं क्या, थक गई। ऐसा कैश गिनने वाली मशीन का हाल हो गया है। कैश को रखने के लिए बैग कम पड़ गए हैं। इनकम टैक्स के अधिकारी बोल रहे हैं कि जरा और बैग लाओ, जरा और बैग लाओ। बैग खरीदने जा रहे होंगे तो लोग पूछ रहे होंगे कहां जा रहे हो भैया, इतना बैग खरीद रहे हो। उड़ीसा से कैश के लिए बैग मंगवाए गए, बैग कम पड़े तो बोरे में रख के ले जा रहे हैं कैश को। कैश को वैन से बैंक तक पहुंचाने में लोगों की हालत खराब हो जा रही है। अजब कांड हुआ है भाई ये कैश कांड। जिस कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से यह कैश मिला है, उनका राहुल गांधी के साथ क्या कनेक्शन है वो भी आपको बताता हूं। यह राहुल गांधी के साथ धीरज साहू की तस्वीर है। जब राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद धीरज साहू ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और उन्हें फूल भेंट किए थे। अब जितना कैश मिला है उस हिसाब से फूल तो महंगाई वाला भेंट किए, तो वहां कम से कम पैसा नहीं बचा है। चलिए ठीक है। धीरज साहू तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी थे। धीरज साहू ने राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का सोशल मीडिया पर जमकर प्रचार तक किया था। सितंबर में भारत जोड़ो यात्रा के 1 साल पूरे होने पर धीरज साहू ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को बधाई भी दी थी। राहुल के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ भी धीरज साहू की कई तस्वीरें हैं जो अब वायरल हो रही हैं। ये देखिए, अब लोग पुरानी पुरानी तस्वीरें निकाल रहे हैं कि भैया इसका तो बहुत कनेक्शन है, हर बड़े नेता से कनेक्शन है। झारखंड में कांग्रेस की रणनीति बनाने में धीरज साहू की राय जरूर ली जाती है कहा जा रहा है, और धीरज साहू कांग्रेस की बैठकों में दिखाई दिए हैं। यानी वो ऐसे राज्यसभा सांसद नहीं हैं जो सांसद बनने के बाद गायब हो जाते हैं। कांग्रेस के कोई हल्के नेता भी नहीं है, बल्कि धीरज साहू तो एक्टिवली कांग्रेस की रणनीतिक बैठकों में आते रहते हैं, यह कहा जा रहा है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के बारे में आपको ज्यादा डिटेल बताता हूं। दरअसल धीरज साहू व्यापारिक घराने से आते हैं जिसके राजनीतिक कनेक्शन भी हैं। धीरज साहू के भाई शिव प्रसाद साहू रांची से कांग्रेस सांसद रह चुके हैं। धीरज साहू 2009 के उपचुनाव में पहली बार राज्यसभा के लिए चुने गए थे। साल 2010 में धीरज साहू को कांग्रेस ने फिर राज्यसभा भेजा। साल 2018 में धीरज साहू को कांग्रेस ने तीसरी बार राज्यसभा भेजा। अब लोगों के फ्यूज उड़ रहे हैं कि भैया एक ही आदमी को 3-3 बार राज्यसभा भेज रहे हैं और उसके पास नोटों का बंडल मिल रहा है, कनेक्शन है क्या, लोग पूछ रहे हैं। धीरज साहू संसद की कई अहम समितियों में भी रह चुके हैं। कांग्रेस ने 3 बार धीरज साहू को राज्यसभा भेजा, तो उसके पीछे धीरज साहू का राजनीतिक अनुभव कम और उनका बिजनेस ज्यादा महत्वपूर्ण है। धीरज साहू के बिजनेस के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि जिस धीरज साहू के ठिकानों से 200 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला, उन्होंने 2018 के राज्यसभा चुनाव के हलफनामे में अपनी आमदनी और देनदारी के बारे में क्या बताया था। 2018 के चुनावी हलफनामे के मुताबिक धीरज साहू की कुल संपत्ति करीब 35 करोड़ रुपए। यह भाई ने चुनाव में बोला है भाई कि मेरे पास 35 ही करोड़ रुपया है। धीरज साहू पर कुल 2 करोड़ 36 लाख रुपए की देनदारी है, यानी कर्ज है। अब जिन्होंने कर्ज दिया होगा वो ये नोटों के बंडल वाली अलमारियां देख के फोन कर रहे होंगे, ये कर्ज काहे नहीं चुकाए जी तुम, इतना नोट भरा है, अब 2 करोड़ 36 लाख की देनदारी है। अब आप सोचिए 2 करोड़ 36 लाख रुपए का कर्ज जिस इंसान पर हो उसके ठिकानों से 200 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। सूत्र कह रहे हैं अभी और 400-500 करोड़ रुपया मिल जाएगा। कहीं कर्ज और होता तो पता नहीं कितना कैश मिलता। खैर, जब धीरज साहू से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश मिलने पर सवाल किया गया तो वो कुछ बोल ही नहीं पाए। गाड़ी में बैठे धीरज साहू चुपचाप निकल लिए। सुनिए एक बार। आईटी रेट्स पे क्या कहना चाहेंगे सर? सर 300 करोड़ की राशि इकट्ठी हुई है सर, 300 करोड़। अब पीएम ने भी ट्वीट करते हुए बोला है सर कि जनता का लूट के ये पैसा इकट्ठा किया गया। कुछ कहना चाहेंगे सर? सर आईटी रेट्स पे कुछ कहना चाहेंगे सर? आईटी रेट्स पे क्या कहना चाहेंगे सर? सर 300 करोड़ की राशि इकट्ठी हुई है सर, 300 करोड़। अब पीएम ने भी ट्वीट करते हुए बोला है सर कि जनता का लूट के ये पैसा इकट्ठा किया गया। कुछ कहना चाहेंगे सर? सर आईटी रेट्स पे कुछ कहना चाहेंगे? धीरज साहू सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि वो एक बड़े बिजनेसमैन भी। धीरज साहू का परिवार सालों से शराब के बिजनेस में लगा हुआ है। धीरज साहू के परिवार का ओडिशा में बड़ा शराब कारोबार है। पिछले 40 साल से धीरज साहू का परिवार शराब के बिजनेस में है। धीरज साहू की कंपनी है बलदेव साहू एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज। इसी कंपनी की साझेदारी में एक कंपनी है बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड। बीडीपीएल की अन्य कंपनियां हैं क्वालिटी बॉटलर्स प्राइवेट लिमिटेड और किशोर प्रसाद विजय प्रसाद बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड। ओडिशा में धीरज साहू की शराब बनाने की कई फैक्ट्री हैं। ओडिशा के संबलपुर, बोलांगीर, टिटलागढ़, बौद्ध, सुंदरगढ़, राउरकेला और भुवनेश्वर में रेड डाली गई।
सिर्फ ओडिशा के बोलांगीर से ही नोटों से भरे 150 बैग अब तक बैंक में जमा करवाए जा चुके हैं। बोलांगीर में कैश गिनने के लिए 8 मशीनें लगानी पड़ी। झारखंड के रांची और लोहरदगा में भी आयकर विभाग ने रेड डाली। कोलकाता में भी धीरज साहू के एक ठिकाने पर छापा पड़ा है। एक बड़ा सवाल यह है कि असल में इतना पैसा है किसका? भाई धीरज साहू तो चुनावी हलफनामे में लिख रहे हैं कि 35 करोड़ की संपत्ति है मेरे पास, तो ये 200-300 करोड़ और सूत्र कह रहे हैं कि 500-700 करोड़ मिलेगा। इतना पैसा दिख रहा है, तो इतना पैसा है किसका? और अगर ये लेजिटिमेट पैसा है, ईमानदारी का पैसा है, तो इतना कैश यहां क्या कर रहा है? कौन इतना कैश रखता है भाई दफ्तर में, घर में और दूसरी जगहों पर? बीजेपी कह रही है कि धीरज साहू कांग्रेस के किस नेता के लिए एटीएम थे। बीजेपी पूछ रही है भाई कि इतना पैसा देख के तो लग रहा है कि ये आदमी किसी का एटीएम था। किस नेता का एटीएम था? सुनिए बीजेपी के आरोप। मोहब्बत की दुकान पर करप्शन का कारोबार चल रहा है। कांग्रेस के आला कमान को, गांधी खानदान को, देश को ये बतलाना होगा कि उनके एक सांसद के 10 ठिकानों से 200 करोड़ रुपए जो बरामद हुए और काउंटिंग अभी जारी है, ये कांग्रेस का नेता गांधी खानदान में किसका एटीएम था? अब तक कांग्रेस पार्टी ने चुप्पी साध रखी है। ये भी सुनने में आया अखबारों से कि पैसा इतना पड़ा था लूट का कांग्रेस के इस नेता के घर में कि काउंटिंग की मशीनें तक टूट गईं। कांग्रेस सांसद के ठिकानों से 200 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला तो विपक्षी नेताओं में खामोशी पसंद। जब पूरी दुनिया के सामने कैश का पहाड़ दिख गया तो उसका बचाव कैसे किया जाए भाई? लेकिन विपक्ष की मजबूरी देखिए कि वो इस पर भी अजीब अजीब तर्क दे रहे हैं। झारखंड सरकार में मंत्री मिथिलेश ठाकुर कह रहे हैं कि व्यवसायी के घर पैसा नहीं मिलेगा तो कहां मिलेगा? अरे बॉस, व्यवसायी के घर 200-300 करोड़ रुपए कैश मिलता है और वो व्यवसायी खुद कह रहा है चुनावी हलफनामे में कि मेरी आमदनी 35 करोड़ है, 2 करोड़ का कर्जा है और उसके घर में इतना इतना कैश मिल रहा है। ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को राज्य के विकास से कोई मतलब नहीं है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सुनिए विपक्षी नेताओं के लॉजिक। तो अब देखिए, जिनका व्यवसाय होगा, जो व्यवसायी होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे। हाँ, उनके अडानी अंबानी के घर में अगर देखा जाए तो हाँ, तो व्यवसाय जो करेंगे उसके उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पीएम ने क्लियर कट कह दिया कि नोटों के ढेर जिन्होंने लगा कर रखे हैं उनसे पाई पाई वसूली जाएगी। प्रधानमंत्री ने आज ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुनें। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, यह मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी इससे पहले ही खुले तौर पर कह चुके हैं कि कोई कुछ भी कहता रहे, भ्रष्टाचार को लेकर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। देश का माल लूटने वालों की जगह जेल है। एक बार सुनिए कुछ महीने पहले पीएम ने क्या कहा था। मैं हैरान हूं आजकल मुझ पर एक आरोप क्या है कि मोदी लोगों को जेल में डालता है। अब मुझे बताइए भाई, देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे? कहां रहना चाहिए? ढूंढ ढूंढ करके भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जो काम आप चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं ना। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। जब बात राष्ट्रहित की होती है तो नरेंद्र मोदी समझौता नहीं करते। और यह बात भारत में लोग नहीं कह रहे, यह बात दुनिया के बड़े बड़े नेता बोल रहे हैं भाई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फिर से प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। एक कार्यक्रम में पुतिन ने कहा है कि वो ये मान नहीं सकते कि नरेंद्र मोदी को भारत और भारतीयों के राष्ट्रीय हितों के विपरीत कोई भी काम करने को डराया, धमकाया या मजबूर किया जा सकता। ये पुतिन कह रहा है भाई कि इंडिया के अगर हित में है तो आप नरेंद्र मोदी को हिला नहीं सकते। मतलब पुतिन ये कह रहे हैं कि जब बात भारत के हित की हो तो नरेंद्र मोदी को कोई झुका नहीं सकता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को दुनिया के सबसे टफ नेताओं में माना जाता है। वो पुतिन नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपने देश के हितों की रक्षा के लिए जो टफ स्टैंड लेते हैं वो उन्हें भी हैरान कर देता है। रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि वो ये जानते हैं कि नरेंद्र मोदी पर कितना एक्सटर्नल प्रेशर है, इसके बावजूद वो भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सख्त रुख अपनाते हैं। यानी पुतिन को समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी देश के आगे कुछ नहीं देखते। और यहां कुछ लोग नोटों के बंडल मिल जाएं, ये पहली बार मिल रहा है क्या?
कर्नाटक में मिला, बंगाल में मिला, कहां नहीं देश के अलग अलग हिस्सों में नोट मिल रहा है। और उसके बाद कहा जाता है कि नहीं नरेंद्र मोदी हम लोग को फंसा रहे हैं, हमारे पीछे आईटी ईडी लगा दिया। अरे बॉस, ये आईटी ईडी जाके नोट रख दे रहा है क्या? एक तरफ वो नेता हैं जो नोटों की गड्डियों के सहारे अपना साम्राज्य खड़ा कर रहे हैं, दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो राष्ट्र निर्माण में जुटे हैं। आज ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली बुलेट ट्रेन के बने टर्मिनल की तस्वीर साझा की है। आप देखिए गरीब का पैसा कहां लग रहा है और एक तरफ गरीब का पैसा कहां नोटों के बंडल में मिल रहा है अलमारी में। यह टर्मिनल अहमदाबाद में बना है और इसकी तस्वीरें आप देखिए। वर्ल्ड क्लास टर्मिनल बना है बुलेट ट्रेन के लिए। अहमदाबाद में बुलेट ट्रेन का साबरमती स्टेशन होगा। यही स्टेशन मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का टर्मिनल भी होगा। आप देखिए बॉस, बुलेट ट्रेन के लिए क्या तैयारियां चल रही हैं। लग रहा है एयरपोर्ट है। ये कोई कह सकता है कि ट्रेन का स्टेशन है? ये बना है बॉस बुलेट ट्रेन के लिए। तैयारी शुरू है, काउंटडाउन शुरू है। ये नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वो आपके सामने। पाठशाला में अब हत्या से पहले राजपूत नेता गोगा मेडी को किसका फोन आया था, इसका चैप्टर। सुखदेव गोगा मेडी की मौत की असल वजह और नए किरदार का चैप्टर आपके लिए लेकर आया। एक कहावत है कि मौत कभी बताकर नहीं आती, लेकिन राजपूत नेता सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मारने से पहले एक फोन आया था। इससे पहले विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने नवीन शेखावत को फोन किया। नवीन ने अपने फोन से गोगा मेडी की रोहित गोदारा से बात करवाई। इस दौरान इस बातचीत के बीच में दोनों में बहुत तनाव हुआ और गोगा मेडी ने रोहित गोदारा की बात मानने से इनकार कर दिया। अब वो बात क्या थी वो आगे बताऊंगा। इसके बाद गोगा मेडी ने फोन काट दिया। इस बातचीत के कुछ सेकंड बाद शूटर्स नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने अचानक गोगा मेडी पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान दोनों शूटर्स ने नवीन शेखावत को भी मार दिया, जबकि वही इन दोनों शूटर्स को गोगा मेडी से मिलवाने लाया था। नवीन शेखावत भी रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था, लेकिन वो गोगा मेडी से परिचित था और उसके घर आना जाना उसका लगा रहता था। अब बिश्नोई गैंग और रोहित गोदारा से जुड़े कुछ और गैंगस्टर्स के नाम सामने आ रहे हैं। अब तक यह क्लियर हो गया कि रोहित गोदारा ने इस मर्डर का ऑर्डर दिया था। मारने वाले दो शूटर्स में नितिन फौजी और रोहित राठौड़ शामिल हैं। अब इस केस में एक नए किरदार गैंगस्टर वीरेंद्र चारण का नाम भी जुड़ गया है। वीरेंद्र चारण बीकानेर का रहने वाला है और 1 लाख का मोस्ट वांटेड अपराधी है। रोहित गोदारा के विदेश भागने के बाद यही राजस्थान में गैंग को ऑपरेट कर रहा है। गोगा मेडी के मर्डर के लिए वीरेंद्र चारण ने शूटर और हथियारों का इंतजाम किया था, यह कहा जा रहा है। गोगा मेडी के मर्डर के पीछे अब जो सबसे बड़ी वजह सामने आई है वो है चूरू के एक प्रॉपर्टी डीलर से वसूली का विवाद। पिछले साल रोहित गोदारा ने चूरू के एक प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख की डिमांड रखी, लेकिन इस प्रॉपर्टी डीलर ने गोगा मेडी के सपोर्ट में आकर लॉरेंस गैंग को पैसे देने से मना कर दिया। इस बात से गोगा मेडी की लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी हो गई और रोहित गोदारा के कहने पर गोगा मेडी का मर्डर करा दिया गया। यानी यह विवाद गोगा मेडी के मर्डर की वजह बना, यह बताया जा रहा है। रोहित के कहने पर ही वीरेंद्र चारण ने इस मर्डर की पूरी प्लानिंग की, क्योंकि पिछले साल भी वीरेंद्र चारण ने रोहित गोदारा के कहने पर एक और मर्डर करवाया था। गोगा मेडी पिछले कुछ साल से रोहित गोदारा के वसूली के धंधे के बीच आ रहा था। गोगा मेडी का सपोर्ट मिलने की वजह से ही कई प्रॉपर्टी ब्रोकर और कारोबारियों ने रोहित गोदारा को रंगदारी देने से मना कर दिया था। इसलिए उसे मारने की जिम्मेदारी का काम गैंगस्टर वीरेंद्र चारण को सौंपा गया था। पिछले साल दिसंबर में ही रोहित गोदारा के कहने पर सीकर में राजू ठेहट नाम के गैंगस्टर और प्रॉपर्टी ब्रोकर की हत्या की गई थी। इसका एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें शूटर्स ने राजू को मिलने के बहाने घर से बाहर बुलाया और फायरिंग शुरू कर दी। राजू ठेहट को ठीक उसी तरह मारा गया जैसे गोगा मेडी को मारा गया। इस केस में पकड़े गए शूटर्स ने यह कहा था कि रोहित गोदारी की लिस्ट में अगला नंबर एक राजपूत नेता का है। तभी से गोगा मेडी गहलोत सरकार से लगातार सुरक्षा मांग रहे थे। 2022 में रोहित गोदारा ने चूरू के रतनगढ़ में रहने वाले एक प्रॉपर्टी डीलर महिपाल सिंह को फोन पर धमकी देकर 50 लाख रुपए मांगे। रोहित गोदारा ने धमकी देकर कहा कि अगर प्रॉपर्टी का काम करना है तो बिजनेस में हिस्सा और पैसे देने पड़ेंगे। इस दौरान दिसंबर 2022 में रोहित गोदारा ने राजू ठेहट की हत्या करवा दी। इस घटना से घबराकर महिपाल सिंह ने सुखदेव सिंह गोगा मेडी से मदद मांगी। गोगा मेडी ने रोहित गोदारा को पैसे देने से इनकार कर दिया। गोगा मेडी के इस मामले में के बीच में आने पर अब रोहित गोदारा और गोगा मेडी के बीच दुश्मनी हो गई, लेकिन गहलोत सरकार ने उसे कोई सिक्योरिटी नहीं दी।
इसी वजह से गोगामेडी 24 घंटे अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड्स खुद लेकर चलता था। गोगामेडी के पास 3 सिक्योरिटी गार्ड रहते थे, लेकिन राजस्थान में चुनाव के दौरान आचार संहिता लगने से कई हथियार प्रशासन ने जमा करवा लिए। इस बात की जानकारी शूटर्स को शायद थी, इसलिए गोगामेडी को मारने में उन्हें आसानी हुई। इस केस में अभी और खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि दोनों शूटर अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। लेकिन गोगामेडी की जान क्या बच सकती थी, यह सवाल अब और गहराता जा रहा है। पाठशाला में अब इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मेलोडी वाली सेल्फी का चक्कर, जिसमें बताऊंगा कि पीएम मोदी और इटली की पीएम मेलोनी की सेल्फी वाले फोन में क्या राज छिपा है। प्रधानमंत्री मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच कमाल की केमिस्ट्री किसी से छुपी नहीं। भाई ये केमिस्ट्री जो है इंटरनेट पर छाई हुई है। दूसरे नेताओं के साथ भी तस्वीरें होती हैं, लेकिन इंटरनेट पर इन दोनों नेताओं की दोस्ती जो है वो एकदम तूफान लाई। ये भारत और इटली के मजबूत हो रहे रिश्तों की तस्वीर है। पहले भारत में हुए G20 सम्मेलन और फिर दुबई में हुई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान भी पीएम मोदी और इटली के पीएम के बीच कमाल की केमिस्ट्री नजर आई। दुबई में पीएम मोदी के साथ ली गई इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मेलोडी सेल्फी भी खूब वायरल हुई। उन्होंने खुद ही हैशटैग मेलोडी लिखा। मोदी और मेलोनी को मिलाकर मेलोडी लोगों ने यह हैशटैग दिया। लेकिन अब मेलोडी सेल्फी की वजह से इटली की पीएम का फोन कवर भी चर्चा में आ गया। आखिर क्यों पूरी दुनिया में इटली की पीएम के फोन कवर की चर्चा हो रही है, इसकी वजह आज आपको पाठशाला में बताता हूं। आप देख रहे फोन ले रहे हैं तो पीछे फोन पे कवर लिया हुआ, अब इसकी चर्चा हो रही है। पहले उस मेलोडी सेल्फी की बात जिसकी वजह से इटली की पीएम का फोन कवर सुर्खियों में आया। असल में पिछले दिनों दुनिया के तमाम बड़े नेता क्लाइमेट चेंज पर हो रही इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दुबई गए थे। इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई। इस दौरान इटली की पीएम ने पीएम मोदी के साथ अपने मोबाइल फोन से एक सेल्फी क्लिक की थी। यही है वो तस्वीर। इस तस्वीर में दोनों नेता मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। मेलोनी ने इस सेल्फी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि COP28 में अच्छे दोस्त। इसके साथ ही उन्होंने तस्वीर के साथ हैशटैग मेलोडी लगाया, यानी मेलोनी और मोदी = मेलोडी। उन्होंने खुद हैशटैग इस्तेमाल किया। पीएम मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के अकाउंट पर मेलोडी सेल्फी को रीट्वीट किया और लिखा कि दोस्तों से मिलना हमेशा खुशी देता है। पीएम मोदी के साथ इटली के पीएम की यह सेल्फी इतनी वायरल हो गई कि इस दौरान कुछ लोगों की नजर इटली के पीएम के फोन कवर पे चली। अब आप भी सोच रहे होंगे कि फोन कवर में ऐसा क्या था बॉस जिस पर लोगों का ध्यान चला गया। असल में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने फोन पर एंटी एंजाइटी केस लगाया, जिसमें कार्टून के चित्रों के साथ ही मानसिक तनाव दूर करने वाले और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले संदेश लिखे नजर आ रहे हैं। इनमें से कुछ संदेश आपको बताता हूं। माई एंजाइटी डजंट डिफाइन मी, मतलब मेरा जो आप तनाव कह लीजिए, मानसिक तनाव कह लीजिए, वो मुझे परिभाषित नहीं करता। ये कवर पे लिखा हुआ है। इट्स ओके फॉर मी टू से नो फॉर माई मेंटल हेल्थ। मेरे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ना कहना मेरे लिए ठीक है। आई गिव माई सेल्फ परमिशन टू टेक अ ब्रेक। मैं खुद को एक ब्रेक लेने की परमिशन देती हूं। टुमारो इज अ न्यू डे। कल एक नया दिन होता है। आई एम इनफ। मैं काफी हूं। आई हैव गॉट माई बैक। मेरे पास मुझे समर्थन देने वाले मौजूद हैं। आई एम लव्ड, यानी मुझे लोग प्यार करते हैं। यानी ये कुछ ऐसे मैसेज हैं जो आपको कई बार एंजाइटी हो, कई बार लगे कि मैं तो अकेला हूं, अकेली हूं, उससे लड़ने में मदद करते हैं। तो ये कवर पे लिखा हुआ है इटली के प्राइम मिनिस्टर के। अब यह समझना भी जरूरी है कि आखिर इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी, जो अक्सर मुस्कुराती हुई नजर आती है, उनको एंटी एंजाइटी फोन कवर की जरूरत क्यों पड़ी? उन्हें ये फोन पर मैसेजेस लिखे हुए कवर लगाने की जरूरत क्यों पड़ी और ये कहां से मिला? इटली के मीडिया के मुताबिक जॉर्जिया मेलोनी को यह एंटी एंजाइटी फोन कवर उनकी 7 साल की बेटी जिनरवा ने गिफ्ट में दिया। असल में मेलोनी की बेटी नहीं चाहती हैं कि देश को संभाल रही उनकी मां किसी भी तरह के मानसिक तनाव में रहे। अक्टूबर के महीने में इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने अपने पार्टनर और बेटी के पिता से अलग होने का फैसला किया। मेलोनी के पार्टनर एंड्रयू गियाब्रूनो एक टीवी पत्रकार है, जो अक्टूबर में एक टीवी कार्यक्रम के दौरान महिला सहयोगियों पर गलत टिप्पणी करने की वजह से विवादों में आए, जिसके बाद मेलोनी ने अपने पार्टनर से 10 साल पुराना रिश्ता तोड़ने की घोषणा की। इटली की पीएम के वायरल हो रहे एंटी एंजाइटी फोन कवर को परिवार के इस तनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। भाई प्रधानमंत्री हैं, काम करना ही है। भाई वहां गई हैं तो रोती तो रहेंगी नहीं, तो हंसी मजाक सब चल रहा है। लेकिन उनकी बेटी ने उनको ये कवर दिया कि मां को याद रहे कि तनाव नहीं लेना है, छुट्टी लेनी है तो ले लेना है, ना बोलना है तो बोल देना है, और ये याद रखना है कि उनके साथ बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें प्यार करते हैं। तो जितना
कमाल, जितनी कमाल की ये सेल्फी थी उतना ही कमाल का ये मैसेज था। पाठशाला में किस्सा अनसुना। अयोध्या में लंबे इंतजार के बाद भव्य राम मंदिर का सपना साकार होने जा रहा है। राम मंदिर के लिए हुए आंदोलन की वजह से कैसे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया, आज उसी से जुड़ा किस्सा है। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। उस वक्त गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ राम मंदिर आंदोलन का बड़ा चेहरा हुआ करते थे। साल 1992 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम में महंत अवैधनाथ का उत्तराखंड आना हुआ। उस वक्त योगी आदित्यनाथ कॉलेज के छात्र थे और उनका नाम अजय बिष्ट था। छात्र जीवन में ही योगी आदित्यनाथ राम आंदोलन से जुड़ चुके थे। एबीवीपी के कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण से महंत अवैधनाथ को काफी प्रभावित किया। महंत अवैधनाथ भी मूल रूप से उत्तराखंड के रहने वाले थे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर आने का निमंत्रण दे दिया। इसी के कुछ दिनों बाद अपने माता पिता को बिना बताए योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जा पहुंचे, जहां उन्होंने संन्यास लेने का फैसला करते हुए गुरु दीक्षा ले ली। इसके बाद महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को गोरक्ष पीठाधीश्वर का अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। और यह भी संयोग है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ही पूरा होने जा रहा है।